मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है आपके लिए। आपको याद होगा पिछले साल जब विपक्षी गठबंधन की एकता के लिए बैठक हो रही थी, तब लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बताकर बड़ा सियासी संदेश दिया था। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने ही राहुल की सियासी बारात पर आघात कर दिया। कह दिया कि कांग्रेस को गठबंधन का नेतृत्व छोड़कर ममता बनर्जी के हवाले कर देना चाहिए। लालू के इस बदले हुए रुख की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एक तरफ विपक्षी एकता में टूट दिख रही है, दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। लेकिन क्या यह अविश्वास प्रस्ताव वाकई में कुछ विपक्ष को संजीवनी दे पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको जनहित में मिलेगा। दिल्ली चुनाव में जीत के लिए हर दल पूरा जोर लगा रहा है। केजरीवाल ने आज ऑटो वालों के लिए वायदों की बौछार कर दी है। इंश्योरेंस से लेकर बेटी की शादी में मदद का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इसका फायदा क्या मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या है बड़ी खबर, बताएंगे। उधर बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा भारत में बढ़ता जा रहा है। बड़े शहरों की बात छोड़िए, छोटे शहरों में भी बांग्लादेश के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। देश के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में आज हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मोर्चा निकाला और सख्त संदेश दिया, बाज आओ बांग्लादेश। मौसम का मिजाज, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। शिमला, कुल्लू, मनाली, श्रीनगर, सोनमर्ग की तरफ जाने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो यह खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि बर्फबारी के इस मौसम में अपनी गाड़ी से जाना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन ने इसको लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है वो भी आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से आई आज की बड़ी खबर की। 188 दिन पहले यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। बीजेपी की केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बन गई। लेकिन इन नतीजों ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस को नई उम्मीद दे दी। पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने 99 सीटें अपने पाले में लाई। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कमान मिली थी। विपक्षी गठबंधन की ट्रेन में कांग्रेस इंजन नजर आ रही थी। राहुल गांधी भी पहली बार संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए और उनके हर मुद्दे और एजेंडे के समर्थन में पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हुआ नजर आ रहा था। राहुल आगे आगे गठबंधन की गाड़ी को लेकर चल रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ में अखिलेश, ममता, तेजस्वी से लेकर पवार और उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस 2 कदम आगे दिखाई दे रही थी, वो अब हरियाणा, महाराष्ट्र के नतीजों से 4 कदम पीछे जा चुकी है। पहले टीएमसी ने इंडिया गठबंधन की कमान दीदी को देने की मांग की, फिर एक एक कर आप, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और अब आरजेडी एक एक कर दीदी की अगुवाई वाली सियासी गाड़ी पर सवार हो चुके हैं। सभी के सभी दीदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद के अंदर हो या बाहर, हंगामा है कि थम नहीं रहा। कांग्रेस के सांसद अलग अलग अंदाज में अदानी का नाम लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अडानी से यारी देश से गद्दारी नहीं चलेगी। एक दिन कांग्रेसी काले रंग की जैकेट में प्रदर्शन करते नजर आए तो अगले दिन मुंह पर काला मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते कांग्रेस के प्रदर्शन का ये अंदाज रहा तो इस हफ्ते सोमवार को मुखौटा लेकर प्रदर्शन करने संसद पहुंचे तो आज की सुबह बैग लेकर प्रदर्शन करने संसद पहुंच गए। असल में कहानी ये है कि विपक्ष के अन्य सहयोगी अदानी के अलावा बाकी मुद्दों पर भी सरकार से जवाब चाहते हैं। टीएमसी की प्राथमिकता जनता के मुद्दे हैं तो समाजवादी पार्टी संभल और किसानों के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए अदानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। एक चीज मुझे बड़ा चकित कर रहे हैं कि जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने। 27 नवंबर को ही कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ने की मांग की। All the leaders of the India alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader. और फिर इस मांग के साथ गठबंधन के नेता सुर से सुर मिलाते चले गए। समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव की शिवसेना भी ममता की हिमायती बन चुकी है। शरद पवार और केजरीवाल का भी सॉफ्ट कॉर्नर ममता को लेकर है। डिमांड गठबंधन की बैठक बुलाने की हो रही है ताकि परिवर्तन की स्क्रिप्ट पूरी की जा सके। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए कि जब इसके बारे में कोई फैसला लेने के लिए मीटिंग होगी और इंडिया गठबंधन के दल बैठेंगे तो उस समय अपनी राय देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस अकेले क्यों पड़ रही है? तो इसकी वजह है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे। हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन को दरकिनार कर चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लड़ने के लिए गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें ली लेकिन बुरी तरह हार मिली। इन दो ताजा नतीजों ने राहुल और कांग्रेस के सियासी ग्राफ को गिरा दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में 100 का नंबर उनके पास है तो पार्टी नेतृत्व क्यों छोड़े? कांग्रेस राहुल की खूबियां गिनाने में लगी है। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। झारखंड में सहयोगी जेएमएम का साथ जरूर कांग्रेस को खुलकर मिल रहा है। ममता बनर्जी में भी वो पोटेंशियल हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन पूरे देश को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता किस दल और किस व्यक्ति में है, इस पर तो व्यापक विचार विमर्श का विषय है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना था। मकसद मोदी के विजय रथ को डिरेल करना था, लेकिन गठबंधन खुद ही डिरेल होने लगा है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि खुद को संयोजक मानकर चल रहे नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पलटी मार दी। कमान अनौपचारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। अब कांग्रेस पर नेतृत्व छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ममता के लिए माहौल बन रहा है। पहले तो सिर्फ अदानी का मामला था, लेकिन जब से जॉर्ज सोरोस और राहुल के रिश्ते के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, तब से विपक्ष में राहुल के नेतृत्व का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। उधर सरकार के सहयोगी जेडीयू का कहना है कि राहुल और सोरोस के रिश्ते को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ये सवाल संसद में निरंतर उठता चला आ रहा है। अभी इस पर कोई जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है ताकि तथ्यों का पता लग सके। अब जरा ये समझिए कि कैसे एक एक करके कांग्रेस के सहयोगी ममता के हाथ में गठबंधन की कप्तानी देने की वकालत कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ममता की तारीफ की, कांग्रेस को नसीहत दे दी। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार ने ममता बनर्जी के नेतृत्व क्षमता की खूब तारीफ की। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा ममता का नेतृत्व गठबंधन के लिए सौभाग्यशाली होगा। सीट विवाद पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नाराज है। अखिलेश यादव ममता के करीबी संबंध हैं, लिहाजा ममता को लेकर अखिलेश यादव भी हरी झंडी दिखा रहे हैं। उधर हरियाणा में सीट न मिलने से आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज रही। दिल्ली चुनाव में अब आमने सामने ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती हुई दिखाई देंगी। उधर कांग्रेस की सबसे ज्यादा मुश्किल लालू प्रसाद यादव ने बढ़ा दी है। लालू ने ममता की तारीफ की तो कांग्रेस को खूब नसीहत दी, वो भी तब जब बिहार में दोनों दल साथ साथ हैं और अगले साल चुनावी बिसात बिछने वाली है। लालू के इस बयान के मायने वैसे राष्ट्रीय राजनीति से कहीं ज्यादा बिहार की राजनीति के लिहाज से अहम है। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो, ममता को दो। लालू ने राहुल का हाथ छोड़कर दीदी का साथ दे दिया है। राहुल से दूरी के लालू के सियासी बयान के मायनों को समझेंगे, लेकिन पहले पुरानी तस्वीरों से रिश्तों की गहराई समझिए। पिछले साल की ये तस्वीर है जब राहुल गांधी लालू के घर पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव ने खुद मटन बनाकर राहुल को खिलाया था। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। साथ ही लालू परिवार ने राहुल के हाथ प्रियंका गांधी के लिए भी मटन पैक करके भेजा था। लालू की मटन रेसिपी प्रियंका को कैसी लगी, इसका वीडियो भी राहुल ने पोस्ट किया।
सब तीनों ने ग्रुप कुकिंग की, बहुत अच्छा। कहा जाता है पेट का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। रिश्तों की यही मजबूती लालू प्रसाद यादव की जुबान पर पिछले साल इंडिया गठबंधन की बैठक में निकली थी, जब उन्होंने राहुल को दूल्हा बनाने और खुद बाराती बनने की बात कही थी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। लालू के बयान को तब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए राहुल के नाम की बैटिंग के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब वही लालू प्रसाद यादव राहुल के सिर सियासी सहरा बांधने को भी तैयार नहीं है। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। टीएमसी लालू प्रसाद यादव के बयानों को हाथों हाथ ले रही है और कांग्रेस खरगे का नाम आगे कर रही है। सभी पूरे देश भर से अलग अलग नेताओं की यह आवाज आ रही है कि यदि एक व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को टक्कर दे सकता है और दे रही हैं, और वो है ममता बंदोपाध्याय। खारगे साहब सीनियर लीडर है, 12 चुनाव लाइफ में लड़े हैं और स्टेट से लेके सेंट्रल तक। एक मल्लिकार्जुन खारगे साहब का लीडरशिप में इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांग है। इससे पहले शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट विपक्षी नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी के नाम की पैरवी कर चुके हैं। वहीं केजरीवाल और अखिलेश की दीदी से करीबी और कांग्रेस से खटपट जग जाहिर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस बयान के मायने बड़े हैं। लालू परिवार का गांधी परिवार से करीबी संबंध है। एक दौर था जब लालू यादव सोनिया गांधी के सबसे बड़े झंडा बरदार हुआ करते थे। खट्टे मीठे रिश्तों के बावजूद बिहार में दोनों का लंबे समय से गठबंधन चल रहा है। आखिर लालू ने राहुल के नाम पर लंगड़ी क्यों मारी है? इसे समझने के लिए बिहार चुनाव के इन आंकड़ों को देखना होगा। 2020 में आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। आरजेडी 144 में से 75 सीट जीत गई थी। कांग्रेस 70 सीट लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीट जीत पाई। माना गया कि कांग्रेस को ज्यादा सीट पर लड़ाना लालू की भूल थी। अब 2025 के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अभी से सीटों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के बिहार सह प्रभारी शाहनवाज आलम ने सोमवार को लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर बयान दिया। कटिहार में कह दिया कि गठबंधन में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, आरजेडी ने 4 सीटें, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहतर है। लालू का बयान इसी के बाद आया। कांग्रेस के नेता खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे बुजुर्ग अभिभावक है, वैसे मैं अपने पार्टी के साथ खड़ी हूँ। लालू ने ममता का जो सिक्का उछाला है, उसके मायने दिल्ली की राजनीति से ज्यादा बिहार की राजनीति के लिए है। लेकिन बोले लालू है तो खबर बड़ी है, और इस खबर का सियासी असर भी बड़ा है। लालू का ममता के पाले में खड़ा होना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत कहीं से नहीं है। और इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सुगबुगाहट तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। दिल्ली कांग्रेस के नेता गठबंधन चाहते हैं। पवार के घर चल रही बैठक में केजरीवाल और कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव का अपना कल का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जैनेंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव का अपना कल का कार्यक्रम रद्द किया और दिल्ली कांग्रेस के नेता चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। इस वक्त की क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है? कार्यक्रम रद्द करने के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है राहुल गांधी की? बिल्कुल चित्रा, कल राहुल गांधी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले थे। एक किस्म से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन वो संबोधित करने वाले थे, जिसके पास बन गए थे, सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। और कांग्रेस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसकी वजह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ जो संभावित गठबंधन है वो है, क्योंकि अगर राहुल गांधी कल मंच से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लेते, इसके बाद गठबंधन की कोई संभावना नहीं बचती। ऐसे में जब अंदर खाने बातचीत शुरू हो रही है, राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, शरद पवार के घर पर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऑफर पर निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होगा। 70 सीटें हैं दिल्ली में, ऐसे में ज्यादा ऑफर करने के लिए केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन अगर दोहरे अंकों में केजरीवाल सीटों का ऑफर दें तो कांग्रेस
के साथ ये गठबंधन संभव समझिए। भले ही अभी तक दोनों ही पार्टियां गठबंधन को लेकर नकारात्मक बयान दे चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दलों को लगता है कि गठबंधन जरूरी है और ऐसे में आप दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। बड़ा दिलचस्प है, हरियाणा में डबल डिजिट में आम आदमी पार्टी चाहती थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया और अभी लोकसभा और विधानसभा दोनों में शून्य पर खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और आम आदमी पार्टी के साथ वो चुनावी मैदान में जा सके। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या आप उम्मीदों का दीपक जल सकता है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी इस बार का चुनाव काफी अहम है। अब तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के संकेत से ही पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी राह आगे की आसान नहीं। क्या इसी वजह से आम आदमी पार्टी भी यहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस पार्टी को लेकर दिल्ली में दिखा रही है? देखिए चित्रा, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। शरद पवार के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ गाड़ी में सवार होकर शरद पवार के घर पहुंचे थे। उसके बाद गुरप्रीत सिंह सप्पल पहुंचे और थोड़ी उससे पहले ही अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे। ऐसे में जब ये बताया गया था कि ये मीटिंग इस बात को लेकर है कि इंडिया गठबंधन की जो कमान है वो ममता को सौंप देनी चाहिए, ये बातचीत के लिए शरद पवार और अरविंद केजरीवाल बैठेंगे। लेकिन जब इस बीच कांग्रेस के दो नेता इस मीटिंग में पहुंचते हैं तो चीज़ों का मतलब अपने आप ही बदल जाता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हरियाणा में तो हमने बहुत ज़्यादा सीटें मांगी भी नहीं थी, मुश्किल से 4-5 सीटों पर भी अगर बात बन गई होती तो वहां अलायंस में हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह मानना है कि जब दिल्ली में हम मजबूत स्थिति में हैं और जब अलायंस हमने कांग्रेस के साथ किया था लोकसभा चुनाव में, जब वहां हमें फायदा नहीं हुआ तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में उनके साथ जाने का क्या फायदा। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को भी यह पता है कि चीजें उतनी आसान नहीं जितनी आसान पिछले चुनाव में थी या फिर 2015 के चुनाव में थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल हर संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और आज कहीं ना कहीं ये मुलाकात जो हो रही है अंदर वो गठबंधन को लेकर बातचीत पर जरूर होगी कि दिल्ली में क्या कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है और उस पर चुनाव लड़ा जा सकता है या नहीं। बहुत धन्यवाद दीपक आपका, जैनेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जब आम आदमी पार्टी की पहली बार दिल्ली में सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है। देखना यह होगा कि क्या वास्तव में दोनों के बीच गठबंधन हो पाता है विधानसभा में या फिर नहीं हो पाता है। लोकसभा में दोनों ने साथ लड़ा था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी 7 सीटों पर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां जोरों पर है। सफाई कर्मचारियों के साथ मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों से संवाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए किराना दुकानों के चक्कर काट रही है और वहीं बीजेपी की अपनी अलग तैयारी है। दिल्ली की चुनावी पिच पर जीत की कहानी लिखने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऑटो का सहारा लिया है, तो कांग्रेस किराने की दुकान पर पहुंच गई है। ये दो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की दिल्ली पॉलिटिक्स की कहानी बयां कर रही है। पहले बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं। दोपहर को केजरीवाल पत्नी साथ नवनीत नाम के ऑटो वाले के घर पहुंचे, साथ में खाना खाया और जब बाहर निकले तो ऑटो वालों के नमक का कर्ज चुकाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। दिल्ली में ऑटो वालों का 10 लाख का इंश्योरेंस होगा। ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में सरकार 1 लाख की मदद करेगी। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए खाते में दिए जाएंगे। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। पूछो ऐप फिर से चालू किया जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। याद है पहला चुनाव जिताने में हमें ऑटो वालों ने बहुत सहयोग किया था। इस बार भी मैं पूरा यकीन है कि दिल्ली के सारे ऑटो वाले हर सवारी से बात करेंगे। इससे पहले सोमवार की शाम को केजरीवाल दिल्ली में अपने घर पर ऑटो वालों से मिले थे। बात राहुल गांधी की करें तो राहुल भी दिल्ली का दंगल जीतने की तैयारी में उतर चुके हैं। भोगल इलाके में किराने की दुकान पर पहुंचे और कुछ देर तक उन्होंने दुकान संभाली। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। हेलो, टमाटो केचप, ये वाली आगे जा। रिफिल पैक, रिफिल पैक। अच्छा ये नहीं चाहिए, चलो ये आ गया। और बस। राहुल और केजरीवाल की सियासी रणनीति को आप समझ गए। इन दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने के इरादे से ओवैसी भी दिल्ली आ गए हैं।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के दंगल में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने मुस्तफाबाद से कर दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ओवैसी अगर मुस्लिम बहुल इलाके में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर उसका सीधा नुकसान कांग्रेस और आप को होगा। चलिए एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको बिहार। लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक टिप्पणी कर दी। अब इस टिप्पणी ने एनडीए को लालू के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार दे दिया है। बिहार की राजनीति गर्म है और वार पलटवार का दौर चल रहा है। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे आंख से। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे आंख से। नीतीश की यात्रा के सवाल पर लालू यादव ने कही तो एक लाइन की बात, लेकिन इसी एक लाइन ने ऐसी सियासी लकीर खींच दी है कि गूंज महीनों तक सुनाई देगी। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हो तो उस दल के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके चाल, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से बिहार में महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। महिलाओं से उनके मिलने का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम पर लालू ने विवादित टिप्पणी की है। जेडीयू के साथ ही एनडीए के सहयोगी भी लालू पर हमलावर हो गए हैं। लालू प्रसाद जी को हम लोग समझ रहे थे कि बुजुर्ग हो गए, शरीर से बीमार हैं। अब लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। इस तरह का पर्सनल टिप्पणी करना वो भी अशोभनीय टिप्पणी है, खास करके महिलाओं को लेकर के। इसकी हम लोग सख्त निंदा करते हैं। बिहार में महिलाओं को नीतीश का वोट बैंक माना जाता है। एनडीए ने जिस तरीके से बयान को मुद्दा बनाया है, वैसे में लालू का ये बयान आरजेडी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आरजेडी सत्ता पक्ष को नीतीश के पुराने बयान याद दिला रही है। उन्होंने जो अपने सूत्र पर जो बयान दिया था युवावतियों को लेकर करके, आप शायद भूल गए हैं, देश के प्रधानमंत्री भी अपना सर शर्म से नीचे करने की बात कही थी। 15 दिसंबर से शुरू हो रही यात्रा में महिलाओं को लेकर नीतीश बड़ी घोषणा करने वाले हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश की मौजूदा नीतियों पर एक नजर डालिए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना चल रही है। नगर निकाय पंचायत चुनाव में 50% महिला आरक्षण लागू है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है। शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण लागू है और बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। शराबबंदी की वजह से महिलाओं ने नीतीश पर भरोसा जताया। इन्हीं नीतियों की वजह से चुनाव दर चुनाव नीतीश को महिला वोट झोली भरकर मिल रहे हैं। महिला संवाद यात्रा के दौरान नीतीश 225 करोड़ से ज्यादा की महिला स्कीम घोषित करने वाले हैं। तेजस्वी इसे खजाने का दुरुपयोग बताकर पहले से निशाना साध रहे थे। अब लालू के बयान ने महिला विरोधी होने की छवि का स्टाम्प लगा दिया है। तो लालू प्रसाद यादव पर एनडीए हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को जीतने के लिए पूरी तैयारी भी है। बड़ी खबर यह है, दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर बिहार के एनडीए के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, एनडीए के तमाम सांसद, बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री इस डिनर में शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिहार को जीतने का क्या फॉर्मूला तय किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और अब जनहित में वीडियो ऑफ द डे दिखा देते हैं। इस तरह की तस्वीरें बेहद कम दिखाई देती हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से आज एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल लेकर गिरिराज सिंह से मिलने गए थे। ओवैसी और गिरिराज दोनों सियासत के दो ध्रुव हैं। एक कट्टर हिंदुत्ववादी सोच के नेता हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं, उसी तरह के बयान भी देते हैं। और दूसरे ओवैसी जो अपने कट्टर बयानों के लिए मशहूर हैं, मुस्लिम सियासत के सबसे बड़े झंडा बरदार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। दोनों की मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि ओवैसी महाराष्ट्र के मालेगांव के पावरलूम कारोबारियों की समस्या लेकर गिरिराज सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। 10 सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल था। टीम ने गिरिराज सिंह से मालेगांव का दौरा करने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी और टीम को भरोसा दिया है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। और मुस्कुराती हुई तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आगे बढ़ेंगे। संसद में विपक्ष भले ही अदानी, किसान जैसे मुद्दों को लेकर बटा हुआ हो, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ सब एक हो गए हैं। जगदीप धनखड़ इतिहास में ऐसे पहले सभापति बन गए हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है।
I don't appreciate either side. कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट नहीं रख सकी, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग में पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 60 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। ये नोटिस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। हम लोगों ने तय किया कि अभी वक्त आ गया है, अगर अभी आज नहीं देंगे तो लोकतंत्र और कमजोर हो जाएगा। तो 60 सांसदों ने इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी ने इस पर हस्ताक्षर किया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ सरकार का पक्ष लेते हैं, विपक्ष की आवाज दबा देते हैं। हालांकि सरकार विपक्ष को संवैधानिक पद का सम्मान करने की नसीहत दे रही है। हम न किसानों का मुद्दा उठा पा रहे हैं, न अडानी का रिश्वतखोरी का मुद्दा उठा पा रहे हैं, हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने विकल्प क्या बचता है? सदन का सभापति का पूरा सम्मान होना चाहिए और इस नोटिस का हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरीके के नोटिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। बता दें कि इस प्रस्ताव के लिए संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत 14 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन प्रस्ताव पास कराने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो बहुमत होना चाहिए वो विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में कुल 231 सांसद हैं, जिसमें बहुमत का नंबर 116 है, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ 85 सांसद हैं, जिनमें सिर्फ 60 ने ही अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं लोकसभा में इसे पास कराने के लिए बहुमत का नंबर 272 है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 236 सांसद हैं। नंबर गेम विपक्ष के पाले में नहीं है, लेकिन ये लामबंदी ऐसे वक्त हुई जब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान तेज है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से विपक्षी एकजुटता को संजीवनी जरूर मिली है। आज की बड़ी राजनीतिक खबरें आपने देख ली हैं। रात के 9:30 बज गए हैं। जनहित में अब बात करेंगे बांग्लादेश की। एक तरफ भारत में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन दिनों भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एक तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास है, ऊपर से वहां भारत के प्रोडक्ट्स को जलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखा कि बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के सीनियर लीडर राहुल कबीर रिजवी ने आज अपने सामने जयपुर की बनी एक बेडशीट जलवाई। पांच दिनों पहले इसी नेता ने भारत के खिलाफ अभियान चलाते हुए अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी भी जलाई थी। बांग्लादेश की इसी मानसिकता के खिलाफ भारत में आज कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली में जहां 3 मूर्ति इलाके से लेकर यहाँ पर जो कि बांग्लादेश हाई कमीशन है वहां तक जाने की तैयारी हो रही है। राजीव बब्बर हमारे साथ हैं, क्या कहें? ह्यूमन राइट्स वालों को ये मैसेज जाना चाहिए कि माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट हर जगह रहनी चाहिए और बांग्लादेश में जिस तरीके से टारगेट करके वहाँ की सरकार लोगों की हत्या करा रही है वो यहाँ का हिंदू बर्दाश्त करेगा नहीं। दिल्ली में आज बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सिविल सोसाइटी ने प्रदर्शन किया। सड़क को घेर कर खड़े प्रदर्शनकारी कई पोस्टर्स लाए थे, जिनके जरिए वो बांग्लादेशी हाई कमीशन के आगे उनकी सरकार को कई तरह के मैसेज दे रहे थे। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखने वाले जम्मू कश्मीर में भी विरोध की आग दिखी। प्रदर्शन के दौरान दोनों ओर सड़क जाम थी। लोगों के हुजूम ने पोस्टर्स के साथ बांग्लादेश सरकार का विरोध किया। जिस भजन से इन दिनों बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, जम्मू में इस्कॉन के संतों ने उसे सड़क पर गाया। देहरादून में भी हिंदू एकजुट हुए। सैकड़ों हिंदुओं के आगे एक विशाल मंच सजा दिया गया, जिसके सामने लोग बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के पोस्टर लेकर आए थे। देश के बड़े से लेकर छोटे शहरों तक बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू एकजुट दिखे।
लखनऊ में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में संस्कृत स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। अहमदाबाद में सैकड़ों हिंदू एक साथ आए, सबने मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ ह्यूमन चेन बनाया। मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया के पास धार्मिक संगठन जुटे और हिमाचल प्रदेश में भी लोगों का गुस्सा बांग्लादेश के खिलाफ फूटा। हरिद्वार में जन आक्रोश रैली में बाबा रामदेव भी बांग्लादेश पर भड़के। आधी से ज्यादा आबादी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। यदि उन्होंने ये क्रूरता या अत्याचार जुर्म ज्यादती बंद नहीं किए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भारत में जारी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। कहा 5 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नए शासन में जमात और आतंकवादियों को खुली छूट मिल गई है। हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उस पर अंतरिम सरकार के रवैये की अब पूरी दुनिया में चर्चा है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों पर दिए बयान के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो अब देश की संसद तक जा पहुंचा है। जज साहब को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जस्टिस की बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। एक हिंदू संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर संख्या बल के आधार पर देश चलाने का फॉर्मूला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर ली है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, पहली मुसीबत ये कि जज साहब के बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और दूसरी ये कि जज साहब को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, ये जानने से पहले सुनिए 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के भाषण का वो बयान जिसके चलते विवाद हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। जस्टिस शेखर यादव के इन्हीं बयानों से नाराज होकर उन्हें जज के पद से हटाने के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्ला मेहंदी ने महाभियोग लाने का नोटिस दिया है। मेहंदी के इस महाभियोग प्रस्ताव का AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, राजस्थान से BAP सांसद राजकुमार रोत, CPI ML सांसद सुदामा प्रसाद, समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्ला और जियाउर रहमान बर्क का समर्थन मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। जस्टिस साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मैं उससे बड़ा चिंतित हूं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस से मांग करता हूं कि ऐसे जो हैं जज, उनको तत्काल उनको जो है उस कार्य से मुक्त किया जाए और उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। CJAR यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म के संयोजक प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, जिसमें जस्टिस यादव का VHP के कार्यक्रम में शामिल होने को गलत ठहराया। अपने भाषण में जज शेखर यादव ने अल्पसंख्यकों के लिए विवादित टिप्पणी की और ऐसे बयान उनके निष्पक्षता रखने की शपथ का उल्लंघन करने वाले हैं। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाईकोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के बयान पर नाराजगी जताते हुए ये बयान देने वाले जजों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब जज शेखर यादव को हटाने के लिए कपिल सिब्बल भी राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में लग गए हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इधर दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठ चुनावी मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसकी गूंज जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दे रही है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोहिंग्या मुसलमानों को बेसिक सुविधाएं देने का ऐलान किया, तो घाटी से लेकर दिल्ली तक अब्दुल्ला परिवार पर पलटवार तेज हो गया है। हाथों में तिरंगा झंडा और जुबा पर रोहिंग्या घुसपैठ के खिलाफ हुंकार। ये तस्वीरें जम्मू की है, जहां आज डोगरा फ्रंट ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पीएम मोदी, सीएम अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों ने रोहिंग्या मुसलमानों के तार आतंकी हमलों से जोड़े और सीएम उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया।
हिंदुस्तानियों के पैसे बांग्लादेशी और म्यांमार पर नहीं लगने वाले। सुंजमा अटैक की तारें इनके साथ मिल रही हैं, जो ड्रग्स का धंधा है। जम्मू कश्मीर में इस प्रदर्शन की वजह है रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में मौजूदा अब्दुल्ला सरकार का स्टैंड। कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्याओं की मदद की बात कही तो आज उनके पिता ने विरोध प्रदर्शन के बावजूद उमर के शब्दों को दोहरा दिया। और हमारा फर्ज है, जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार रोहिंग्याओं का हमदर्द बना तो बीजेपी ने दिल्ली के सियासी तीर तेज कर दिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जो इस देश को नापाक बोल के छोड़ के चले गए थे, आज वही लोग पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के सारे सीमावर्ती जिला का जन संतुलन बिगड़ गया। और कश्मीर घाटी में अगर अब रोहिंग्या को लेके जाए तो उसका स्थिति कैसा हो जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोहिंग्या बस्तियों में बिजली पानी की सप्लाई रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन उमर सरकार ने फैसला पलटकर रोहिंग्याओं के लिए बिजली पानी की बहाली कर दी। पानी बिजली बंद करना मुझे लगता नहीं है कि कोई सही कदम है। मैंने ये डायरेक्शन दे दी है कि पानी इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए। इस फैसले से जम्मू कश्मीर में एलजी और अब्दुल्ला सरकार आमने सामने है। मामला रोहिंग्याओं से जुड़ा है, लिहाजा आने वाले दिनों में इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली है। इधर दिल्ली में भी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर संग्राम है और अब इस मुद्दे पर एलजी भी सक्रिय हो गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सख्त निर्देश दिए, जिसके मुताबिक दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 2 महीने तक विशेष अभियान शुरू किया जाए। तय समय के भीतर नियमानुसार सख्त कार्रवाई हो। इस संबंध में सचिवालय साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे। जनहित में अब आज की एक वायरल खबर आपको दिखाते हैं। यूपी में एक मुस्लिम बहुल गांव है जो इन दिनों अपने नाम के साथ ब्राह्मण उपनाम यानी टाइटल जोड़ने की वजह से सुर्खियों में है। मजहब से मुसलमान, नाम है नौशाद अहमद, लेकिन 2 साल पहले अपने नाम के साथ दुबे उपनाम जोड़कर नौशाद भाई बिना किसी झिझक के अब खुद को दुबे ब्राह्मण बताने लगे हैं। अपने परिवार की जड़ों की तलाश के दौरान नौशाद अहमद को सिर्फ अपनी जाति ही नहीं बल्कि गोत्र का भी पता चला। मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दुबे थे। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला। 1 महीने पहले नौशाद अहमद ने बेटी का निकाह किया। शादी के कार्ड पर भी नौशाद ने अपने नाम के आगे दुबे छपवाया था। परिवार में ऐसा करने वाले नौशाद अकेले शख्स हैं जिनका मानना है कि वो अपने नाम में पुश्तैनी पहचान जोड़कर समाज में समरसता लाना चाहते हैं। लेकिन नौशाद ने साफ कर दिया कि नाम में दुबे लगाने का मतलब घर वापसी बिल्कुल नहीं है। और अब मौसम की मिजाज की बात करेंगे। बर्फबारी देखने के लिए लोग दूर दूर से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जनहित की हमारी खबर बर्फबारी नहीं, उससे होने वाले हादसे हैं। अगर आप भी छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बर्फ गिरी, मौसम सुहाना हुआ, सीन अच्छा हुआ, लोग घूमने निकल लिए। बर्फबारी के बीच हर साल की यही कहानी है। लोग दूर दूर से बर्फ देखने जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही खूबसूरत नजारे, यही बर्फ आपके लिए खतरनाक साबित होती है। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फबारी के बीच हिमाचल में एक दिन में 5 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में -20 डिग्री टेम्परेचर के बीच कई पर्यटक फंस गए, जिन्हें पुलिस ने बचाया। खराब हालातों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। कहा गया कि गुलमर्ग वाले रास्ते पर सिर्फ 4x4 वाली गाड़ियां ही जा सकेंगी। 4x4 मतलब वो गाड़ियां जिनके चारों चक्कों में पावर होता है और वो एक साथ घूमते हैं। ऐसी गाड़ियों की लिस्ट में महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी जिम्नी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप कंपास जैसी गाड़ियां शामिल हैं।
लेकिन आप अगर ये गाड़ियां लेकर भी जाते हैं तब भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुदरत के आगे कभी कोई नहीं जीत सकता है। पहली बात तो बिना किसी खास एक्सपीरियंस के बर्फबारी वाले रास्तों पर गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में सबसे ज्यादा हादसे गाड़ियों के फिसलने की वजह से होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए आपको गाड़ी डाउन गियर में चलानी चाहिए। सेकंड गियर बेस्ट है। कोशिश करें कि ढलान वाली जगह पर ब्रेक ना लगाएं, गाड़ी फिसल सकती है। हेडलाइट्स को हमेशा ऑन रखें, इससे रास्ता क्लियर दिखेगा। हादसों से बचने के लिए आप व्हील चेन भी लगा सकते हैं, जो कि बर्फ में गाड़ी चलाने के लिए बेस्ट माना जाता है। तो बर्फ वाले हिस्सों में अगर आप जाएं तो सुरक्षा के तमाम उपाय आप जरूर अपनाएं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।